नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में हम करने जा रहे हैं सेट 7। जैसा कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2021 के लिए सीरीज है। पॉलिटी पे अभी हम हैं और पॉलिटी ऑलमोस्ट अगले सेट तक खत्म हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं पॉलिटी से रिलेटेड, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ पूरी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करेंगे। आप स्टडी आई क्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। इसके PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि प्रॉमिस किया मैंने आपको, जुलाई 2020 से अप्रैल 21 तक का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा करंट अफेयर्स का। ये यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, ईपीएफओ जैसे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउट क्लियरिंग आपको यहाँ पे एमसीक्यूज के थ्रू भी मिल जाएगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी मिल जाएगी और डिटेल स्लाइड्स तो आपको मिलेंगी ही। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला टॉपिक पॉलिटी का, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम हमेशा न्यूज में रहता है। इस बार इसलिए न्यूज में था क्योंकि CIC, चीफ इंफॉर्मेशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने यह कहा है कि आपको EBS डोनर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। RTI के अंडर नहीं होगी क्योंकि इससे कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो सर्व नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी फायदा नहीं है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है इसकी डिटेल्स जाने। साथ ही साथ ये एक्ट के प्रोविजन को भी अपने आप में वायलेट करेगा, क्योंकि अगर हम सेक्शन 8 देखें तो सेक्शन 8 पब्लिक अथॉरिटी को एग्जेम्प्ट करता है सिटीजन इंफॉर्मेशन देने के लिए, अगर उस सिटीजन के साथ कोई फिड्यूशरी रिलेशनशिप है या फिर किसी भी तरह का ऐसा रिलेशनशिप है जो वो सिटीजन ऑब्सक्योर छुपा के रखना चाहता है। साथ ही साथ कंटेम्प्ट अथॉरिटी को अगर चाहिए, कोर्ट को चाहिए तो हम दे सकते हैं। अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट में दिया जाना है, कोई वारंट है तो हम दे सकते हैं। पर ऐसे हर दूसरे तीसरे इंसान को हम ये डिटेल्स नहीं देंगे, इंफॉर्मेशन नहीं देंगे कि किस पर्सन ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने रुपए के पॉलिटिकल बॉन्ड्स या इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए। समझ लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। न्यूज तो इतनी थी, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसा कि आपको पता है 2017 के बजट से लाए गए थे। बहुत फेमस इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं पॉलिटिकल फंडिंग की। इससे पहले पॉलिटिकल फंडिंग कैश और चेक के थ्रू, बैंक ट्रांजेक्शन्स के थ्रू होती थी। 20,000 रुपए से ऊपर की सारी पॉलिटिकल फंडिंग का रिकॉर्ड आपको मिल जाता था। 20,000 से नीचे का इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि वो कैश डोनेशंस होती थी। 20 से ऊपर की आपको चेक या किसी भी तरह के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, किसी भी तरह के बैंक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पेमेंट करना होता था। अब इलेक्टोरल बॉन्ड देखो 2017 से लाया गया। ये पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करने के लिए एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। देखो, एक इसमें विडंबना यह है कि ये बॉन्ड है। जब हम बात करते हैं बॉन्ड की, तो बॉन्ड आपको कोई इनकम रिटर्न देता है, पर ये कोई रिटर्न नहीं देता। ये सिर्फ और सिर्फ डोनेशन का एक तरह से पीस ऑफ पेपर है। इसे आप 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ के मल्टीपल्स में खरीद सकते हैं। 2,000, 3,000, 10,000 इस तरह से। साथ ही साथ इसके साथ ये है कि इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। जितना चंदा आप, जितना डोनेशन आप पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहें आप दे सकते हैं। सिर्फ एक ही बैंक देश में इसको इशू करता है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसी के पास ऑथराइजेशन है। इसको ये बॉन्ड नाम का है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। साथ ही साथ ये रिडीम होता है सिर्फ ECI अप्रूव्ड खाते में। लेटर से आपने ए पॉलिटिकल पार्टी को ले जाके बॉन्ड दे दिया, तो उसका जो ECI अप्रूव्ड खाता है, यानी ECI जिस खाते को मॉनिटर कर सकती है, बैंक अकाउंट को मॉनिटर कर सकती है, ये उसी खाते में जाएगा। और सिर्फ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड हैं, वही इस बॉन्ड को एक्सेप्ट कर पाएंगी। बॉन्ड यूजुअली साल में 4 बार परचेज किया जा सकता है। जनवरी, हर क्वार्टर के पहले 10 दिन, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। पहले 10 दिन में आप जाएं SBI, आपको जितने रुपए की पॉलिटिकल फंडिंग करनी है उतने का बॉन्ड लीजिए। जिस पॉलिटिकल पार्टी को देना है आप उसको दीजिए। 15 दिन के अंदर अंदर उस पॉलिटिकल पार्टी को ये रिडीम कराना होगा। पहली चीज, यहाँ पे हम एक सैंपल देख पा रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक तरह से प्रॉमिसरी नोट है, बॉन्ड नहीं है, एक तरह से ये प्रॉमिसरी नोट है। पहली चीज, यहाँ पे एक प्रॉमिस दिया गया है कि मैं जो ये बॉन्ड सबमिट कर रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी इसके बदले में बैंक से पैसा ले सकती है। यहाँ पे आप देखेंगे किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इतना लिखा हुआ है किस दिन इशू हुआ, कितनी वैलिडिटी है, कितने रुपए का है। देखो, बैंक के पास डिटेल्स होती है, बैंक को पता होता है कौन लेने आया है, लेकिन बैंक उन डिटेल्स को नहीं डिस्क्लोज करता। इसलिए इसका एक क्रिटिसिज्म भी है कि बैंक से जो रूलिंग पार्टी है वो पूछ सकती है कि किसने किसको कितना पैसा दिया। तो इसको हम आगे देखेंगे, इसका एक कंसर्न भी है। अब कंसर्न यही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो उसकी स्कीम को अपोज किया जा रहा है ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट द्वारा। वो कह रहे हैं इसने इतना ज्यादा एनोनिमस
रूट बना दिया है फंडिंग का कि रूलिंग पार्टी को कितना पैसा जा रहा है ये कोई बता नहीं पा रहा, और कौन दे रहा है ये भी नहीं पता चल रहा। तो लाए तो हम इसको इसलिए गए थे कि जिससे ओपन फंडिंग हो, जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है वो ओपन हो, वो पब्लिक डोमेन के थ्रू हो, उसमें करप्शन ना हो। लेकिन ये पर्पस अपना सर्व नहीं कर रहा, ये उल्टा पर्पस इसने सर्व करना शुरू कर दिया कि अब पॉलिटिकल फंडिंग जो है वो और ज़्यादा एनोनिमस हो गई है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि एक अमेंडमेंट लाया गया 2017 में, फाइनेंस एक्ट 2017, उसने यूनियन गवर्नमेंट को एग्जेम्प्ट कर दिया, या यूनियन गवर्नमेंट में उसने एग्जेम्प्ट कर दिया पॉलिटिकल पार्टीज को कि आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है कि किसने कितनी डोनेशन, कितना इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। देखो इसका बेनिफिट हर पॉलिटिकल पार्टी को मिला, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ रूलिंग पार्टी के पास एक्स्ट्रा पावर्स हैं जानने की, एक्स्ट्रा पावर, क्योंकि भाई वो इस समय रूलिंग पार्टी है, सत्ता में है, तो वो पूछ सकते हैं बैंक से कि भाई बताओ, क्योंकि सरकारी बैंक है, पब्लिक बैंक है, एसबीआई है, कि किसने किसके लिए कितने का बॉन्ड खरीदा। ऑपोजिशन को कभी पता नहीं चल पाएगा, तो इसके लिए इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे राइट टू नो जो है आरटीआई के अंडर, उसको भी विशिएट कर दिया गया। मतलब आप पूछ नहीं सकते कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा जा रहा है। भाई हम डेमोक्रेसी हैं, हमें पता होना चाहिए हमारी पॉलिटिकल पार्टीज कितना चंदा उठा रही है। इसके लिए एक एडीआर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब एडीआर ने एक डेटा दिया, एडीआर एक थिंक टैंक है जो पॉलिटिकल एनालिसिस करता रहता है। अब एडीआर ने ये देखा कि कितना फंड किस पार्टी को जा रहा है। उन्होंने डेटा कलेक्ट किया पॉलिटिकल फंडिंग से, जो पार्टी अपने ऑडिट के लिए खाते देती हैं, उससे उन्होंने एनालाइज करके ये देखा कि यहाँ पे हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करेंगे, नाम एग्जाम में लिखेंगे, बस हम ये जानेंगे कि इस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा गया। तो आप देखेंगे कि 17-18 में लगभग 2700 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टीज को इन बॉन्ड्स के थ्रू दिया गया। ये बॉन्ड्स काफी हिट हो गए हैं, 3 साल में काफी ज्यादा हिट हो गए हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज इन्हें यूज करते हैं। तो 2700 करोड़ रुपए जो दिया गया उसका 60% लगभग 1800 करोड़ रुपए, 1670 करोड़ रुपए, 1660 करोड़ रुपए के आसपास तो सिर्फ बीजेपी यानी रूलिंग पार्टी को मिला है। तो देखा जा रहा है, और आपने देखा भी है, भारत की सबसे रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। 2100-2200 करोड़ का इसका टोटल इसके पास इस समय फंड्स हैं। तो वो हमारे लिए चर्चा का विषय नहीं है, ना हमारा चिंता का विषय। हाँ, हमें ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड्स को किस तरह से यूज और मिसयूज किया जा रहा है। इस तरह से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको पता होना चाहिए बॉन्ड फंक्शन कैसे करते हैं, और मेंस में अगर क्रिटिसिज्म लिखने को आ जाए तो आप लिख पाओ। अगला टॉपिक है वोटिंग राइट्स एनआरआईज को दिए जाने की बात की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि एनआरआईज को दे दिया गया है कि एनआरआईज को वोटिंग राइट दे देना चाहिए कि वो ओवरसीज बैठ के, लेट अस से कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन है, कनाडा में है, यूके में है, वो वहीं से बैठ के पोस्टल बैलेट के थ्रू अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डाल सकता है। अभी तक ये प्रोविजन नहीं था। ये इस बार के आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी इलेक्शंस में लाया गया। अब ये जो लाया जाना था, ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के थ्रू, मतलब ये जो आपका सिस्टम है इसके थ्रू लाया गया। अब ये वर्क कैसे करता है ये हम देखते हैं। यहाँ पे पार्लियामेंट को सिर्फ इलेक्शन रूल्स 1961 को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को इलेक्शन रूल्स 1961 को अमेंड करना था, अमेंड किया, और ओवरसीज वोटर्स को एक राइट दे दिया गया। अब एनआरआई क्या करेगा, एनआरआई अपने रिटर्निंग ऑफिसर को एक रिक्वेस्ट डालेगा, जिस दिन भी इलेक्शन का नोटिफिकेशन आ जाए उसके 5 दिन के अंदर अंदर, लेट अस से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 27 तारीख को इलेक्शन है, 27 तारीख को डेट आ जाती है कि अगले महीने इस दिन इलेक्शन है, तो 27 तारीख से 5 दिन के अंदर अंदर मैं अपने रिटर्निंग ऑफिसर को एक लेटर लिखूंगा, एक मेल लिखूंगा, या उससे कांटेक्ट करूंगा और बोलूंगा कि मुझे पोस्टल बैलेट भेज दो। वो मुझे पोस्टल बैलेट जो है इलेक्ट्रॉनिकली भेज देंगे, उसको मैं वहाँ पे डाउनलोड करूंगा, उसको मैं प्रिंट लूंगा, और प्रिंट आउट लेने के बाद मैं उस पर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मैं वोट देना चाहता हूँ, उसको जिस कैंडिडेट को देना चाहता हूँ मैंने वोट किया, फिर मैंने उसको अटेस्ट कराया अपने डिप्लोमैट से, मतलब जो भी एम्बेसी है, काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ से अटेस्ट कराया जहाँ पे भी मैं रहता हूँ। अटेस्टेशन के बाद मैंने उसको पोस्ट के थ्रू भेज दिया। अब यहाँ पे एक बात ये है कि यहाँ पे एक एनआरआईज का जो राइट टू वोट है वो इंश्योर किया जा रहा है। काफ़ी लंबे समय से डिमांड चल रही है कि ये कैसे करा जाना चाहिए, ठीक है, तो फिर इसको करने की कोशिश की जा रही है। एम्बेसी के थ्रू ये बाय पोस्ट आ जाता है। इसमें चैलेंजेस ये आते हैं कि सीक्रेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, कई बार लॉजिस्टिकल चैलेंजेस जो हैं वो दिखने लगते हैं, और इन्फ्लुएंस जो है वोटिंग का वो लोगों पे हो जाता है कि ठीक है, आपको लगता है कि आप रूलिंग पार्टी ने ऐसा आपके लिए किया है तो आप शायद उसको ही वोट दो। पोस्टल बैलेट की अगर हम बात करें तो पोस्टल बैलेट जो है ये अभी तक आपके एनआरआईज के लिए तो अवेलेबल नहीं था, लेकिन सर्विस वोटर्स के लिए अवेलेबल था। सर्विस वोटर्स पहले से ऐसा करते आ रहे हैं कि वो इसको
इलेक्ट्रॉनिकली भी वापस भेज सकते हैं, ऑर्डिनरी मेल से भी वापस भेज सकते हैं। कौन कौन? आर्म फोर्सेस के मेंबर्स, पर्सनल एम्प्लॉयड फॉर गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया, यानी ऐसे कोई भी एम्बेसी में काम करने वाले लोग जो भारतीय हैं और भारत की एम्बेसीज में दुनिया भर में काम करते हैं, वो इस बेनिफिट को काफ़ी लंबे समय से उठा रहे थे। अगर हम बात करें कैटेगरी ऑफ वोटर्स की, तो आपको आपके वोटर्स 3 कैटेगरी में मिल जाएंगे। जनरल वोटर जो हम लोग हैं, भारत में रहते हैं, भारत में वोट डालते हैं। ओवरसीज वोटर जो एनआरआईज हैं, भारतीय पासपोर्ट रखते हैं, रहते विदेश में, भारत में वोट डालना चाहते हैं। और सर्विस वोटर जो भारत के ही हैं लेकिन भारत सरकार में एम्प्लॉयड हैं, कोई आर्म फोर्सेस, कोई बॉर्डर पे एम्प्लॉयड है, कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से दूर कहीं और एम्प्लॉयड है, किसी और आर्म फोर्स में एम्प्लॉयड है, एयरपोर्ट पे एम्प्लॉयड है, सीआईएसएफ में एम्प्लॉयड है, तो ये लोग भी वोट डाल सकते हैं पोस्टल बैलेट के थ्रू। एक और चीज है कि याद रखिएगा, सर्विस वोटर के लिए प्रॉक्सी वोट का भी कॉन्सेप्ट है। प्रॉक्सी वोट के थ्रू भी ये कर सकते हैं, मतलब इनका वोट इनके बिहाफ पे इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई और पर्सन, वाइफ, फैमिली का कोई मेंबर, कोई दोस्त उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जहां पे रजिस्टर्ड है। लेट अस से ये ए कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डालते हैं, तो ए कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई एक्स पर्सन इनके नाम पे, इनके लिए, इनके बिहाफ पे वोट डाल सकता है। उसके लिए परमिशन लेनी होगी प्रॉक्सी वोट की और जाके वो डाल सकता है। अब आगे हम बात करें एनआरआई वोटर्स की। देखो, एनआरआई वोटर्स काफी लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी वोट दो। कहा जाता है कि लगभग 3 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ से ज़्यादा एनआरआईज देश के बाहर रहते हैं, तो उनको वोट देना, भाई उनका भी मन है वोट देना, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना है, अपने पॉलिटिकल लीडर को उनको वोट देना है। तो उन्होंने काफ़ी लंबे समय से डिमांड उठाई थी, तो इसलिए इस बार ये डिमांड जो है वो पूरी करी गई। 2024 के आप जनरल इलेक्शंस में देखेंगे एनआरआई वोटर्स जो हैं वो आराम से देश के बाहर बैठ के वोट डाल पाएंगे। तो अब ये ट्रायल बेसिस पे लाया गया था, अब ये पूरे फुल फ्लेजेड तरीके से सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए 2024 तक लागू कर दिया जाएगा। कहा जाता है कि लगभग इस बार के लोकसभा इलेक्शंस में, 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में 25,000 लोग सिर्फ बाहर से फ्लाइट पकड़ के भारत आए थे वोट डालने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भारत सरकार को भी ये बात कहती हैं कि आप ऐसे प्रोविजंस रखिए जिससे लोग वोट डाल पाए। आपने देखा होगा पुडुचेरी, जहाँ पे फ्रेंच पॉपुलेशन अभी भी है, तो वो लोग भी अपनी कंट्री के इलेक्शंस में पुडुचेरी से ही पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो इस तरह के प्रोविजंस की भी बात करी जा रही है कि आप बाहर ही बैलेट सिस्टम लगाइए। थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता, थोड़ा सा टफ हो जाता है इतनी मैन पावर मोबिलाइज करना। इससे अच्छा इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट सिस्टम, मेल पोस्टल बैलेट सिस्टम एनी डे कॉस्ट इफेक्टिव भी है और बेटर भी है। अगर हम अभी देखें एनआरआईज के पास वोटिंग राइट्स कब से आए, देखो एनआरआईज को वोटिंग राइट्स 2011 से ही दिए गए थे। 1950 का जो हमारा आरपी है उसको अमेंड किया गया और एनआरआईज को, ओवरसीज वोटर्स को वोटिंग राइट्स दिए गए। एनआरआई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट कर सकता है जो उसके पासपोर्ट पे मेंशन है, मतलब जो एड्रेस आपके पासपोर्ट पे है, भारत का जो पासपोर्ट आप लेके विदेश गए हुए हैं, जो उस पर एड्रेस है वहीं पे आप वोट कर सकते हैं। आपको खुद आके वोट करना पड़ेगा, आपको अपनी आइडेंटिटी के लिए अपना पासपोर्ट लाना होगा। जैसे हम सिर्फ इलेक्शन कार्ड लेके जाते हैं, वो लोग इलेक्शन कार्ड के साथ साथ अपना पासपोर्ट भी लेके जाएंगे और अपना मैनुअल वेरिफिकेशन करा के वोट डाल पाएंगे। कोई प्रॉक्सी वोटिंग नहीं होगी। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या एनआरआईज के लिए प्रॉक्सी वोटिंग स्टार्ट कर दी गई है, तो बिल्कुल नहीं स्टार्ट की गई है। प्रॉक्सी वोटिंग सिर्फ सर्विस वोटर्स के लिए अवेलेबल है। जनरल वोटर्स तो हम लोग हैं, खुद ही जाते हैं वोट देने, तो हमें तो खुद ही जाना होता है। हमारे केस में कोई प्रॉक्सी वोटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट बिल 2017 में आया था जो बात कर रहा था इनकी प्रॉक्सी वोटिंग के लिए कि इनके लिए भी प्रॉक्सी वोटिंग दे दो। ये जो लॉजिस्टिक का चैलेंज है ये कम हो जाएगा कि पहले आप बैलेट वहां भेजो, फिर बैलेट ट्रांसमिट होके यहाँ आएगा, पोस्ट के थ्रू आएगा, उसमें डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं, वो बाद में नल एंड वॉइड हो सकता है। ठीक है, तो इस डिसमिस हो सकता है वो वोट किसी भी पर्टिकुलर ग्राउंड्स पे। ठीक है, ठीक से वोट नहीं डाला, स्टैम्प ठीक से नहीं लगी, पेपर खो गया, नहीं मिला, कौन ट्रैक करेगा। तो इससे बढ़िया है कि इनको प्रॉक्सी वोट दे देते हैं। तो 2017 में इसकी बात की गई थी कि इसको करेंगे, लेकिन क्योंकि लोकसभा जो है 16th लोकसभा जो है वो भंग हो गई 2019 में और ये बात आगे नहीं ले जा पाई, ये पेंडिंग रहा काफ़ी लंबे समय तक लोकसभा में। तो इसी के साथ अगर यूपीएससी के आप स्मार्ट कोर्सेज लेना चाहते हैं तो प्री और मेंस के हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आने वाले प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये कोर्सेज आपको बहुत हेल्पफुल हैं और अभी 50% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। तो जल्दी से studiiq.com पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड करके आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके बाद पोलिंग की एक और न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई के ऑर्डर को स्टे कर दिया है जिसमें स्टार कैंपेनर कमलनाथ का जो स्टेटस था उसको रिवोक
कर दिया, मतलब रिवोक कर दिया गया है, और वो रिवोक किया था ईसीआई की तरफ से, उसको स्टे लगा दिया गया कि हाँ कमलनाथ जो है वो स्टार कैंपेनर रह सकते हैं। तो आइडिया यहाँ पे हमारे लिए कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं आइडिया है, ये स्टार कैंपेनर क्या होता है। देखो, स्टार कैंपेनर इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट करती हैं कि वो अपने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंपेनिंग करेंगी। अब स्टार कैंपेनर की लिस्ट इस तरह से आप स्टार कैंपेनर को नहीं उतार सकते। आपको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो आपके स्टेट का सबसे बड़ा इलेक्शन ऑफिसर होता है, सबसे ऊंचे पद पे होता है, और ईसीआई को आपको इलेक्शन नोटिफिकेशन के एक हफ्ते के अंदर अंदर देना पड़ेगा। इसका मेंशन सेक्शन 77(1) ऑफ आरपीए 1951 है। आपको सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार कैंपेनर इस तरह से नहीं उतारे जा सकते। आपको स्टार कैंपेनर की लिस्ट अप्रूव करानी पड़ती है। एक रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी 40 स्टार कैंपेनर यूज कर सकती है, नॉन रिकॉग्नाइज जो है वो अनरिकॉग्नाइज 20 कर सकती है। अभी हम रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज का डिफरेंस समझेंगे, लेकिन याद रखिएगा हर वो पॉलिटिकल पार्टी जो भारत में इलेक्शन लड़ना चाहती है उसको ईसीआई से रजिस्टर होना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब स्टार कैंपेनर इसलिए रखे जाते हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टीज के खर्चों को देखा जा सके, और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि अगर कोई नोटिफाइड स्टार कैंपेनर है तो उसके खर्चे को इलेक्शन एक्सपेंडिचर में कैंडिडेट के नहीं गिना जाता, ठीक है, एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। इससे क्या होगा कि पता चल जाएगा कि कितना पैसा कहाँ जा रहा है। अभी रिसेंटली देखो कोविड-19 पेंडेमिक था, तो कुछ स्टार कैंपेनर्स के केस में चेंजेस लाए गए। ये कहा कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी 30 स्टार कैंपेनर ला सकती है, नॉन रिकॉग्नाइज्ड 15 ला सकती है। 7 दिन के पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया कि आप और लंबे समय में इसको दे सकते हैं हमें नोटिफिकेशन, हमारे पास अभी समय है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि सारी चीज़ें जो हैं स्टार कैंपेनर की वो कुछ समय के लिए चेंज की गई थी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टार कैंपेनर का जो मेंशन है वो आपके आरपीए में है। अच्छा, एक और चीज़ है, हम जब भी इलेक्शन की बात करते हैं तो ओपिनियन और एग्जिट पोल की हमेशा हम सुनते रहते हैं ना, ये ओपिनियन पोल क्या है, एग्जिट पोल क्या है। तो ओपिनियन पोल देखो क्या होता है, जो एक इलेक्शन होने से पहले कराया जाता है इंटेंशन देखने के लिए कि किसको वोट डालेंगे, आपको क्या लगता है किसको वोट देना चाहिए, कौन जीतेगा। एग्जिट पोल होता है जैसे आप पोलिंग करके बाहर निकलते हैं तो पोल स्टेशन के बाहर आपका जो आपने किसको वोट डाला है पूछा जाता है। तो कहा जाता है कि एग्जिट पोल बहुत रियलिस्टिक रिजल्ट देता है। वैसे तो लोग बाहर आके झूठ भी बोल सकते हैं किसी डर के मारे, लेकिन स्टिल हम मान के चलते हैं कि ओपिनियन पोल तो ओपिनियन है, जो इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले लिया गया था। लोगों का ओपिनियन बदल जाता है, एग्जिट पोल सटीक बैठता है क्योंकि लोग अभी अभी वोट डाल के आए होते हैं, तो वो बता देते हैं कि हमने एक्चुअली किसके लिए वोट किया, तो इसलिए इसका नाम एग्जिट पोल होता है। अगर हम बात करें सेक्शन 126A की आरपीए 1951 की, क्लियरली कहता है कि कोई भी पर्सन बिना ईसीआई की अनुमति के एग्जिट पोल और या फिर ओपिनियन पोल को नहीं पब्लिश करेगा जब तक ईसीआई नहीं बताएगा। जितने समय के लिए नोटिफिकेशन रहता है, कहा जाता है जितने समय के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहता है उतने समय के लिए इसको अलाउ नहीं किया जाता। जिस दिन लास्ट फेज का इलेक्शन खत्म हो जाता है उस दिन 7 बजे, आज अगर इलेक्शन खत्म हो गया है, पूरा हर जगह इलेक्शन हो गया है, पूरी सब कॉन्स्टिट्यूंसीज हो गई, पूरा स्टेट हो गया, पूरा देश हो गया, तो आज 7 बजे के बाद आप इन पोल्स को पब्लिश कर सकते हैं। अब इसी ने क्या कहा है कि एग्जिट पोल को टेलीकास्ट किया जा सकता है एजेंसीज द्वारा वेबसाइट्स पे जब फाइनल फेज खत्म हो जाए पोलिंग का, और ओपिनियन पोल उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं कराया जाएगा जो ऑलरेडी वोट कर चुकी हैं, क्योंकि यहाँ तो फिर ओपिनियन क्या होगा, अब तो ये लोग वोट डाल के आ चुके हैं ना, तो यहाँ तो एग्जिट पोल होगा या फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इसलिए कहा गया कि जब तक पूरे फेज के इलेक्शन ना खत्म हो जाए तब तक आप किसी भी तरह का पब्लिकेशन रिजल्ट का नहीं करेंगे। ये एक तरह से सैम्पलिंग टेक्निक होता है, हर किसी से नहीं पूछा जाता, एक ग्रुप ऑफ लोगों से पूछ लिया जाता है, फिर उसको सैम्पलिंग के थ्रू पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर दिया जाता है। ये स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलेज होते हैं। अच्छा, हम बार बार पढ़ रहे हैं आरपीए 1950, आरपीए 1951, ये कंफ्यूजन रहती है लोगों को क्या है। देखो, आरपीए पहले आया 1950 का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। ये बात करता है क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स की, क्या क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स की, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, एलोकेशंस ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट्स एंड लेजिस्लेचर। अब क्योंकि इस एक्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कवर की जा रही थी, फिर हमें एक एक्ट और लाना पड़ा 1951 में। यहाँ पे हमने क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज, एमएलएस या कैंडिडेट्स की बात की, जनरल इलेक्शन कैसे नोटिफाई होगा इसकी बात की। याद रखिएगा 1951-52 ये 2 साल भारत की डेमोक्रेसी के सबसे इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे हम ट्रायल एंड एरर कर रहे थे कि किस तरह से इलेक्शंस हमें कराने हैं। अगर आपको याद होगा
उस समय बैलेट पेपर प्रिंट होके नहीं आता था, प्रिंटिंग टेक्निक नहीं थी, अलग अलग कैंडिडेट के अलग अलग डिब्बे रख दिए जाते थे, 10 कैंडिडेट है 10 डिब्बे रख दिए जाते थे, आपको खाली पेपर दे दिया जाता था। बात करूं 1952 की, आपको वो खाली पेपर ले जाके जिस भी कैंडिडेट को वोट डालना उसके डिब्बे में डालना होता था। तो बाद में जिसके डिब्बे में सबसे ज्यादा खाली पेपर निकलते थे, खाली बैलेट निकलते थे, वो जीत जाता था। ये प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट बाद में आया, क्योंकि उस समय इतना पैसा नहीं था पूरे मास लेवल पे प्रिंट कराना। तो ये ऐसे ही समय के साथ साथ आप देखेंगे इस तरह के जो एप्स हैं वो रीडिफाइन होते गए, अमेंड होते गए और नई नई चीज़ें ऐड होती गई। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है वो ऐड की गई। पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन सेक्शन 29A में ऐड किया गया। इलेक्शन कैसे कंडक्ट होगा, मटेरियल जो होता है ना, झंडे और ये सारे चीज़ें कैसे सप्लाई होंगी, रिगार्ड अगर कोई डिस्प्यूट इलेक्शंस में तो कैसे रिजॉल्व होगा, इलेक्टोरल ऑफेंसेस को कैसे डील किया जाएगा, करप्ट प्रैक्टिस को कैसे करेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन को, और बाई इलेक्शन, यानी अगर एक सीट पे सिटिंग कैंडिडेट रिजाइन कर देता है, डेथ हो जाती है, मतलब सीट वैकेंट हो जाती है, तो बाई इलेक्शन का कंसेप्ट भी हम 1951 वाले एक्ट में लेके आए थे। अब 29A की अभी हमने बात करी, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कौन पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है? देखो, सिर्फ भारत का नागरिक ही पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए बनाई जाएगी। अगर आपको एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 100 लोगों से आपको उसमें मेंबर बनाना पड़ेगा। 100 इलेक्टोरेट्स आपके एरिया के उसके मेंबर बनेंगे, तभी आप एक पॉलिटिकल पार्टी बनोगे। अब उस पॉलिटिकल पार्टी के जब 100 आपके मेंबर्स जुड़ जाएंगे, फिर आप जाओगे ECI के ऑफिस, बोलोगे मैंने ये पॉलिटिकल पार्टी बना ली है, इसका ये नाम है, रजिस्टर कर लो। ECI आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा, आप रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी होगी। याद रखिएगा, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी, तभी आप इलेक्शन में खड़े हो पाएंगे। अब इलेक्शन के लिए फिर इलेक्शन सिंबल लेने जाएंगे। इलेक्शन सिंबल 2 तरह के होते हैं, एक रिजर्व सिंबल होता है, एक फ्री सिंबल होता है। अब इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर निकाला गया था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था 1968 का। इसने बताया कि 2 तरह के हमारे पास सिंबल्स हैं, एक रिजर्व्ड है जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के पास है, जैसे कमल का फूल है, बीजेपी के पास है, आप नहीं ले सकते, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के जो सिंबल्स हैं वो कोई नहीं ले सकता। इसके अलावा फ्री सिंबल होते हैं, बहुत सारी लिस्ट है सिंबल्स की, ठीक है, तो वो इलेक्शन टू इलेक्शन आप ले सकते हैं। आपकी पार्टी अगर जब तक सिर्फ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है तो वो हर इलेक्शन में, जब तक रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है, हर इलेक्शन में वो अलग अलग सिंबल से लड़ सकती है। इसी के साथ साथ नेशनल सिंबल जो है, नेशनल पार्टी के जो सिंबल्स हैं वो पूरे देश भर में यूज किए जा सकते हैं, और स्टेट पार्टीज के जो सिंबल हैं अब कहीं और यूज नहीं किए जा सकते। जैसे हम देखेंगे कि कोई भी एक अपना दल है, अपना दल एक स्टेट पार्टी है, ठीक है, तो अब अपना दल का जो सिंबल है वो देश भर में, RLD का सिंबल है, वो देश भर में कहीं और यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये कोशिश की जा रही है कि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो नेशनल सिंबल देश भर में कहीं भी यूज हो जाएगा क्योंकि वो नेशनल पार्टीज का है। स्टेट सिंबल देश भर में कहाँ यूज होगा? स्टेट सिंबल सिर्फ स्टेट पार्टीज द्वारा अपनी स्टेट में ही यूज होता है। तो अगर आप बात करें पॉलिटिकल पार्टीज की, तो पॉलिटिकल पार्टीज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, जिसे राज्य, जिसे नेशनल लेवल का रिकॉग्निशन मिला है। दूसरी स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, जिसे स्टेट लेवल पे उसी स्टेट में इलेक्शन लड़ सकती है, या उसी स्टेट में वो रिकॉग्नाइज मानी जाएगी, इलेक्शन वो कहीं भी लड़ने चली जा सकती है, उसी स्टेट में वो मानी जाएगी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी जिस स्टेट में उसने कंसिडरेबल नंबर ऑफ वोट्स जीते हैं। अब ये कितने जीते हैं ये आगे देखेंगे। अच्छा, अभी हमारे पास 9 नेशनल पार्टीज हैं, ठीक है, आप 8 यहाँ देख पा रहे हैं, एक अभी हमने ऐड करी लास्ट ईयर 2019 में, ये नेशनल पीपल्स पार्टी है असम की, असम की, ये ऐड हुई थी आपकी 2019 में। तो अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल की, नॉट असम की, इसको करेक्ट कीजिए, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, 4 स्टेट्स में ये पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना वर्चस्व बना चुकी है, इसलिए इसको हमने स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट में दे दिया है। अब बात आती है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी कैसे बनती है या फिर स्टेट पार्टी कैसे बनती है। देखो, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 6% वैलिड वोट्स हैं 4 से ज्यादा स्टेट्स में, जनरल इलेक्शन में बात हो रही है, कंट्री के इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में 6% से ज्यादा वैलिड वोट हैं लोकसभा में, और साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, तो मिला के अगर 6% वोट आ जाते हैं तो उसको हम नेशनल पार्टी का दर्जा दे देते हैं। साथ ही साथ उसको 4 सीटें जीतनी होती हैं लोकसभा में किसी एक स्टेट से। इतने वोट लाना मुश्किल हो जाता है नई पॉलिटिकल पार्टी के लिए, फिर उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। या फिर 2% वो लोकसभा के 2% लोकसभा सीट्स जीत लेती है,
वो 3 स्टेट में से, ठीक है। तो यानी 3 स्टेट में उसने इलेक्शन लड़ा और टोटल सीट में से 2% सीटें उसने जीती। लगभग आप देखेंगे 11 से 12 सीटें वो जीत के आ जाती है, तब भी वो नेशनल पार्टी बनने योग्य हो जाती है। या फिर वो 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी बन जाए, जैसे कि नेशनल पीपल पार्टी क्या हुई, पहले अरुणाचल में बनी, फिर मणिपुर में बनी, नागालैंड में बनी, मेघालय में बनी। अब वो 4 स्टेट में नेशनल पार्टी है, तो अब वो क्या बन गई, वो एक स्टेट पार्टी बन जाएगी। जैसे हम आम आदमी पार्टी की बात करें, यूपी में दिल्ली में स्टेट पार्टी बन गई, पंजाब में स्टेट पार्टी बन गई। अब वो और 2 जगह बन जाती है, गोवा में बन जाती है, यूपी में बन जाती है, तो फिर वो उसको भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। साथ ही साथ स्टेट पार्टी जो होती है, अब स्टेट पार्टी कैसे बनती है, जैसे आप समझिए आम आदमी पार्टी आई, नई पार्टी बनी 2013 में, 12-13 में। अब उसको स्टेट पार्टी का दर्जा कैसे मिलेगा, वो एक स्टेट पार्टी है दिल्ली स्टेट में। कैसे मिला, अगर वो 2 सीटें लेजिस्लेटिव इलेक्शन में 2 सीटें या 6% वोट ले जाती है, आम आदमी पहली बार में ले गई तो बन गई। 1 सीट ले जाती है, 6% वोट ले जाती है लास्ट लोकसभा इलेक्शन में, तब भी बन जाएगी। इसमें से कोई एक कैटेगरी होनी चाहिए। 3% टोटल असेंबली सीट्स ले जाती है या 3 सीटें ले जाती है, तब भी बन जाएगी। या हर 25 में से 1 लोकसभा सीट जीत लेती है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इस हिसाब से लगभग 9 से 11 सीट के आसपास अगर वो जीत लेती है तो भी वो स्टेट पार्टी बन जाएगी। 8% स्टेट वाइड वोट शेयर अगर उसके हो जाते हैं, तब भी वो एक स्टेट पार्टी बन जाएगी, ठीक है। तो 25 में से आप देखेंगे तो इस तरह से 4 और के आसपास लगभग आप देखेंगे हर 100 सीट्स पे उसको 4 सीटें चाहिए, तो 22 सीटें, लगभग 21 से 22 सीटें अगर वो जीत लेती है, तब वो स्टेट पार्टी बनेगी, ठीक है। या फिर आप देखें कि उसी स्टेट में, इस फ्रैक्शन में आप देखेंगे उसी स्टेट में, लेटर से यूपी में सीटें ही 70 है, ठीक है। तो 70 में लगभग उसको 2 सीट जीतना होगा लोकसभा में, तभी वो स्टेट पार्टी बन पाएगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, आपको इतना ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी बनती है। अच्छा, एक वीवीपैट बहुत न्यूज़ में रहता है, इसे भी देख लेते हैं। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये लास्ट 2019 के इलेक्शन से, ये आपने पूरे देश में हर वोटर ने इसको देखा होगा। आप वोट डालने जाते हैं तो आपने देखा वीवीपैट होता है, एक मशीन लगी होती है, आपने वोट का बटन प्रेस किया तो बराबर में जिस पॉलिटिकल पार्टी को आपने वोट दिया उसका प्रिंट आउट उस मशीन पे आ जाता है। 7 सेकंड तक आप उसको देख सकते हैं, उसके बाद वो उसी मशीन में गिर जाता है। याद रखिएगा, वीवीपैट की पर्ची जो है वो आपको वापस लाने नहीं दिया जाता, उसी मशीन में रह जाता है। जब वोट काउंटिंग होती है तो वीवीपैट की जो पर्चियां हैं, जो ये ऑडिट ट्रेल्स हैं, ये वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कहा था 2019 के इलेक्शन में कि आप 5 ईवीएम, हर 5 ईवीएम की आप स्लिप्स उठा लीजिए हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में और उनसे रैंडम चेकिंग कर लीजिए, तो आइडिया लग जाएगा कि वोट कितने किस पॉलिटिकल पार्टी को मिले। जैसे टाइम टू टाइम लोग ईवीएम पे ये उठाते रहते हैं कि ईवीएम गलत है, सही नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पे क्या होगा, ये एक तरह से वेरिफिकेशन के काम आएगी, ठीक है। कि लेटेस्ट से अगर 5 मशीन्स ठीक जवाब दे देती है ना, मशीन्स कह रही हैं कि 22 वोट इस पॉलिटिकल पार्टी को पड़े और पर्ची से गिनने पे भी वही आ रहा है, एग्जैक्ट दोनों नंबर सेम है, पर्ची का नंबर और मशीन का जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है, तो इस तरह से एक वेरिफिकेशन हो जाती है कि नंबर ऑफ वोट्स जो है वो ठीक से पड़े हैं। जो लोग क्लेम करते रहते हैं मशीन ठीक काम नहीं करती, उनके लिए कि भैया देख लो वीवीपैट में से सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज गई थी, अपोजिशन पार्टी, कोर्ट को बोलने की हर वीवीपैट को चेक कराओ, तो कोर्ट ने कहा फिर आप एक काम करो, बैलेट के सिस्टम क्या बुरा था, हम एक एक पर्ची गिने, देश भर में अगर 50 करोड़ वोटर हैं, लेटेस्ट से 20 करोड़ 22 करोड़ जो भी वोटर हैं, अगर हम 22 करोड़ 20 करोड़ पर्चियां गिनेंगे तो इससे अच्छा तो फिर बैलेट ही कर लेते। इसलिए कहा गया हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 5 रैंडम कोई भी मशीन उठा लो, उनके वोट जो है वेरीफाई कर लो, अगर उनके नंबर्स ठीक है तो पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी और मशीनें सब ठीक हैं। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। पॉलिटी के कुछ और टॉपिक्स बचे हैं, अगले सेट में उसको खत्म करेंगे, उसके बाद कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो देखते रहिए सेशन को, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।